अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में जो है हमने फ्यूचर टेंस को स्टार्ट किया था और फ्यूचर टेंस की फर्स्ट टू कैटेगरीज फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर कंटिन्यूअस को डिटेल के साथ पढ़ा था। एक बार फिर इनको रिवाइज कर लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करते हैं और उसके बाद विल या शेल में से कोई हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट हम लगाते होते हैं। और विल और शेल का हमने क्या तस्करा पढ़ा था कि शेल जो है आई या वी के साथ अगर सब्जेक्ट आ जाए तो शेल, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल लगाया जाता है। लेकिन अगर एम्फेसाइज करना मकसूद हो या नेसेसिटी ऑफ वर्क को ज़िक्र करना मकसूद हो तो फिर ऑर्डर जो है विल और शेल का वो रिवर्स हो जाता है। और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इनका बनाने के लिए विल और शेल के बाद नॉट लगाया जाता है नेगेटिव बनाने के लिए, और इंटेरोगेटिव में विल और शेल स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में आ जाते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमने क्या कहा था? सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद विल बी और शेल बी में से कोई एक लगता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। और नेगेटिव कंटिन्यूअस का बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद विल या शेल और विल या शेल के फ़ौरन बाद नॉट, फिर जो है बी लगाते हैं और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव कंटिन्यूअस का बनाने के लिए विल या शेल स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद लफ्ज़ बी और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और इंटेरोगेटिव में हम ख़त्म करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर का जो है या कैटेगरी ऑफ द टेंस का स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में उर्दू की पहचान हमारी क्या बनेगी? वही दो चीज़ें हमने देखनी है कि सबसे पहले तो किसी काम का करना या होना ऐसे अंदाज में पाया जाए मफहूम के लिहाज से कि काम की तकमील या मुकम्मल होने का पता चल रहा हो उसमें, और उसके बाद क्या हो? मुस्तकबिल के ज़माने को ज़ाहिर करने के लिए फ़िक्र का इख्तिताम गा गे गी पर भी हो रहा हो। यानी हमारा उर्दू का फ़िक्रा फिर किस तरीके से होगा? यानी वो फ़िक्रे के आखिर में कौन से अल्फाज होंगे, जैसा कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह, या किसी काम के इख्तिताम या मुकम्मल होने को ज़ाहिर करने के लिए लिया होगा, ली होगी या लिए होंगे वगैरह के अल्फाज आएंगे। मिसाल के तौर पर वो खाना खा चुका होगा, वो क्रिकेट खेल चुके होंगे, तुम स्कूल जा चुकी होगी वगैरह वगैरह। अब जो है ट्रांसलेशन करने के लिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर परफेक्ट टेंस में फ्यूचर के वो क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद विल हैव या फिर शैल हैव वो आएगा, और उसके बाद वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वो लगाई जाएगी, और लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस को लगाया जाएगा। अब विल हैव या शैल हैव, इसका किस तरीके से पता चलेगा? वही चीज़ें यानी जिनके साथ शैल लगता है शैल हैव, सब्जेक्ट के साथ यानी आई और वी, बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ विल हैव होगा। अब यहाँ एक और बात भी आपने जहन में रखनी है कि हम पहले पढ़ चुके हैं ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हैज़ लगता होता है, बाकी सब के साथ हैव लगता होता है। यहाँ हमने सब्जेक्ट अगर ही शी इट या सिंगुलर हो तो विल तो लगेगा उनके साथ, आगे हैज़ नहीं लगाना, यानी हैव दोनों में कॉमन आएगा, विल के बाद भी हैव आएगा, शेल के बाद भी हैव आएगा, चाहे पीछे से सब्जेक्ट जो भी हमारा सेंटेंस का होगा। आप यानी ही शी इट को देखकर हैज़ में तब्दील नहीं करेंगे, इसको हैव ही रिमेन रहेगा। इस पॉइंट को जहन में रखना है, वरना आपका सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद विल हैव या शेल हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यानी यू विल हैव गॉन टू लाहौर, यानी तुम लाहौर जा चुके होगे। यू सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, विल हैव परफेक्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद गॉन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, टू लाहौर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। मिसाल के तौर पर अगर हमारा सब्जेक्ट ही आ जाता है यानी वो लाहौर जा चुका होगा, तो हम क्या करते? ही विल हैव गॉन टू लाहौर, यानी अब ही सब्जेक्ट की वजह से विल हैज़ हम नहीं कर सकते, वरना हमारा फिक्रा
गलत हो जाएगा, ही के साथ भी विल हैव ही आएगा। समझ आ गई आपको? उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, इसको भूलना नहीं है। नेगेटिव अब बनानी है परफेक्ट टेंस की फ्यूचर की, तो फिर क्या होगा? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस स्टार्ट में, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद विल या शैल, और उसके बाद नॉट, फिर हैव जो है वो आएगा। यानी विल शैल के फ़ौरन बाद नॉट, फिर हैव का लफ्ज़, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल, ही विल नॉट हैव कॉट द थीफ। ही सब्जेक्ट विल, और उसके बाद नॉट, और उसके बाद हैव, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट द थीफ। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए विल और शेल स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में बतौर हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क के साथ फिक्रे को ख़त्म करना है। एग्जाम्पल अगर देखें तो, विल ही हैव कॉट द थीफ। अब विल सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ही विल जो है हेल्पिंग वर्ब जो कि सब्जेक्ट से पहले आया है, और ही सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और हैव, और उसके बाद कॉट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद द थीफ ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखें, ही के साथ हैव है। अब आपने इसको ये नहीं समझना कि ही के साथ तो हैज़ आता है, मैं गलत लगा रहा हूँ, इसको हैज़ में तब्दील कर दें। नहीं, हैज़ में तब्दील नहीं करना, क्योंकि ये वाला हैव जो है वो विल हैव या शैल हैव की मुनासबत से आया है। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में यही हमें लगाना होता है, विल हैव या फिर शैल हैव लगाना होता है। अब जो है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों फीचर्स को कंबाइन करना है एक सेंटेंस में, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? विल और शैल स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में बतौर इंटेरोगेशन के, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद हमें क्या लगाना होगा? नॉट लगाना होगा नेगेटिव के फीचर को ऐड करने के लिए। नॉट के बाद हैव का लफ्ज़, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी कि विल ही नॉट हैव कॉट द थीफ। स्टूडेंट्स, यहाँ एक प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है, मैं अभी आपको ठीक करके दोबारा से क्लैरिफाई कर देता हूँ। 1 मिनट आप मेरे साथ वेट करें। हाँ जी, तो हम ये पढ़ रहे थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंटेरोगेटिव, और उसको जो है जब हम कंबाइन कर रहे होते हैं, तो ये इसकी जगह जो है, हाँ जी, अब ये सेंटेंस जो है हमारे सामने जो आ चुका है, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये क्या बनता है? विल स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में, क्योंकि इंटेरोगेशन के लिए हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ही सब्जेक्ट, और उसके सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट लगाना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और फिर जो है हैव का लफ्ज़ हम लगाएंगे, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉट, और उसके बाद जो है द थीफ ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क पर जाकर हमने इसको ख़त्म करना है अपने सेंटेंस को जाकर। ये देखें, विल ही नॉट हैव कॉट द थीफ। अब जो है हमारी लास्ट कैटेगरी फ्यूचर टेंस में, जो कि क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। उसमें उर्दू में पहचान क्या होगी? वही वक्त के तयन के साथ कोई फ़िक्रा होगा, जैसे सुबह से, शाम से, सोमवार से, मंगल से, एक हफ्ते से, 2 दिन से, 5 मिनट से, 6 घंटे से, वगैरह वगैरह, यानी वक्त का कोई तस्करा होना चाहिए। और उसके बाद काम का करना या होना हो, और साथ में कंटिन्यूअस का चूँकि ज़िक्र है तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसे अल्फाज भी आएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस को ज़ाहिर करने के लिए। मिसाल के तौर पर, वो सोमवार से किताब पढ़ रहा होगा, वो सोमवार से किताब पढ़ रहा होगा। अब यानी वक्त का जिक्र भी है और फ्यूचर कंटिन्यूअस को ज़ाहिर करने के लिए रहा होगा का भी जिक्र है। इस तरह के अल्फाज होंगे उर्दू फ़िक्रे में। और सेंटेंस का स्ट्रक्चर ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और उसके बाद
वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और उसके बाद वक्त के तयन के लिए सिंस या फॉर में से कोई एक लफ्ज़, और उसके बाद एग्जैक्ट टाइम जो है उसको भी हम साथ में जिक्र कर देंगे। एग्जाम्पल अगर इसकी ले लें, ही विल हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, ही सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और उसके बाद विल हैव बीन हमने लगाया चूँकि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चल रहा है, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस द क्रिकेट हो गया, और टाइम के तयन के लिए डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइम फॉर या सिंस में से यहाँ हमारा फॉर लग रहा है, और उसके बाद एग्जैक्ट टाइम 3 आवर्स जो है वो भी हमने लगा दिया है। नेगेटिव बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट के बाद विल या शेल लगाएंगे, और विल या शेल के बाद नॉट फिर हैव बीन आएगा, यानी विल शेल और हैव बीन के दरमियान में नॉट को आना चाहिए। ये ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए कि अगर इस ऑर्डर को हम चेंज करेंगे तो फिर हमारा फिक्रा गलत हो जाएगा। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर टाइम की डिटर्मिनेशन के लिए, और एग्जैक्ट टाइम फिर वो भी। एग्जाम्पल अगर ले लें, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वही स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब विल या शेल आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद हैव बीन, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, टाइम डिटर्मिनेशन के लिए सिंस या फॉर में से कोई एक लफ्ज़, और उसके बाद एग्जैक्ट टाइम हमारा, और फ़िक्र का अख्तिताम चूँकि इंटेरोगेटिव है हम क्वेश्चन मार्क पर भी करेंगे। एग्जाम्पल में इसको मज़ीद अगर क्लैरिफाई करें हम अच्छे तरीके से, तो विल ही हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, विल स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में बतौर हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद प्लेइंग द क्रिकेट, और उसके बाद सिंस, और उसके बाद मॉर्निंग एग्जैक्ट टाइम, और क्वेश्चन मार्क के साथ ख़त्म किया है। अब अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों फीचर्स को कंबाइन करना है कि सेंटेंस में, तो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, विल या शेल जो है स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में आएंगे, और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लगाएंगे, और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट होगा नेगेटिव का फीचर ऐड करने के लिए, और नॉट के बाद फिर हैव बीन, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और उसके बाद वक्त के तयन के लिए सिंस या फॉर में से कोई एक लफ्ज़, और उसके बाद एग्जैक्ट टाइम होगा। एग्जाम्पल अगर इसकी देख लें, नेगेटिव इंटेरोगेटिव कंबाइन करते हुए, तो विल या शेल स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में, और उसके बाद ही सब्जेक्ट, नॉट हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 15 मिनट्स। तो ये और क्वेश्चन मार्क के साथ फिक्र का अख्तिताम करेंगे। अब यहाँ ये शेल जो हुआ है ये ही के साथ तो नहीं आएगा, विल के साथ आएगा। शेल को आपने इस तरीके से देखना है कि अगर सब्जेक्ट हम ही की जगह पर कोई और चेंज कर दें, मिसाल के तौर पर वी जगह अगर लगा दें, तो फिर विल नहीं आएगा, शेल आएगा। यानी विल या शेल ये दोनों इस तरीके से लिख दिए हैं कि आपने इसको ये समझना है कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो भी चीज़ आएगी वही हम लगाएंगे। मज़ीद इसमें लास्ट क्लैरिफिकेशन वही फॉर या सिंस की है। पहले आप समझ चुके हैं, उम्मीद है अब तक आप लोगों को अच्छी खासी समझ आ चुकी है। अब भी अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो एक बार फिर मैं समझा देता हूँ कि फॉर और सिंस किस तरह लगेगा। ये दोनों आते क्यों हैं? वक्त के तयन के लिए। अब फॉर उस वक्त के तयन के लिए आता है जिस फ़िक्रे में मुकम्मल वक्त का दौरानिया या वक्फ़ा ज़िक्र हो। मुकम्मल वक्त का दौरानिया या वक्फ़ा वो होता है जिसमें वक्त के नुक्ता आगाज़ का भी हमें पता चल रहा हो और नुक्ता इख्तिताम का भी पता चल रहा हो। जैसे अगर 15 मिनट है, मिसाल के तौर पर 10 मिनट पर 9:10 पर एक वक्त शुरू होता है, तो 15 मिनट का वक्त कब ख़त्म होगा? 25 मिनट पर जाकर ख़त्म होगा। यानी 10 बजे शुरू हुआ, 10 मिनट पर, 25 मिनट पर ये 15 मिनट का वक्त ख़त्म होगा। शुरू से आखिर तक मुकम्मल चीज़ इस तरीके से पता चलती है। तो इस तरह मुकम्मल जो दौरानिया होगा वक्त का, उस तरह के वक्त से फार लगाएंगे, और जो नामुकम्मल दौरानिया या वक्फ़ा होगा वो सिंस लगाएंगे। मिसाल के तौर पर वो इस मकान में 1980 से रह रहा है। अब 1980 से रहना एक वक्त है, वक्त का तज़किरा है। अब ये इस मकान में उनकी रिहाइश का नुक्ता आगाज़ या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम क्या? 1980। यानी पहला साल कब था जब वो इस मकान में है? 1980 में। अब आगे नहीं पता वो कब तक इस मकान में रहे, क्या 6 साल, 2 साल, 10 साल,
सारी ज़िंदगी के लिए अभी तक रह रहे हैं, कोई पता इख्तितामी नुक्ते का नहीं चल रहा। तो इस तरह के वक्त को क्या कहते हैं, नामुकम्मल वक्फ़ा या दौरानिया कहते हैं। और इस तरह के वक्त के साथ हम सिंस लगाया करते हैं। तो यहाँ तक जो है हमारे स्टूडेंट्स सारे टेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं। प्रेजेंट टेंस विद ऑल कैटेगरीज, पास्ट टेंस विद ऑल कैटेगरीज, फ्यूचर टेंस विद ऑल कैटेगरीज। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। अगर मज़ीद कोई क्लैरिफिकेशन रहती है तो आपके पास वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं, उनके लिंक्स मौजूद हैं, आप उनको बार बार देखें। अगर किसी के पास सेव नहीं है वीडियो लेक्चर्स तो आप यूट्यूब चैनल पर जाएं, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को, चैनल का नाम है तनाजुर विद मुबशिर ए हाशिर, और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। मज़ीद अपकमिंग लेक्चर्स की इत्तला ताकि आपको मिलती जाए, और जो मसाइल हों, आपके इश्यूज़ हों, प्रॉब्लम्स हों, जिनको आप समझना चाहते हों, तो अपने क्यूरीज क्वेश्चंस जो है आप यूट्यूब चैनल में जाकर कमेंट सेक्शन में उनको डाल दें। हम इंशाल्लाह उनको वीडियो की सूरत में आपकी क्लैरिफिकेशन कर देंगे। अगली वीडियो के लिए आप इंतज़ार में रहिएगा, लेकिन आपकी एक तजवीज़ मुझे अब चाहिए। वो तजवीज़ क्या है, आपसे मशवरा करना है कि हमारा सलेबस लेंथी है, लग ऐसे रहा है कि जनवरी की छुट्टियों के बाद एंड ऑफ द जनवरी में आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स होंगे। तो उन मिड टर्म एग्ज़ाम्स में जो है आपने तैयारी करके आनी है। तो मशवरा या तजवीज़ आपसे ये लेनी थी कि हम इसके बाद सलेबस में कौन सी चीज़ें पढ़ें। मिसाल के तौर पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पहले पढ़ चुके हैं। मैं दोबारा से आपको रिवाइज़ करवा दूंगा उनको। और उसके बाद रीडिंग स्किल्स भी हैं थोड़ी डिटेल में, और पंक्चुएशन के रूल्स भी हैं, और डिक्शनरी स्किल्स भी हैं। इनमें से दो एक चीज़ें करनी है। मेरी तजवीज़ क्या है, पहले मैं आपको अपनी बता देता हूँ, आप भी अपनी राय दीजिएगा, उसी के मुताबिक आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। मेरा ये कहना है कि हम इसके बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ लेते हैं, क्योंकि उनका डायरेक्टली ताल्लुक टेंसेस से है। जो अभी हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के टेंस पढ़े, इनसे डायरेक्ट ताल्लुक है। तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हम पढ़ लेते हैं। और उसके बाद जो है हम डिक्शनरी स्किल्स, और डिक्शनरी स्किल्स के साथ साथ पंक्चुएशन के रूल्स वो भी पढ़ लेते हैं। मेरे ख़्याल में इतना सिलेबस आपका मिड टर्म का काफ़ी होगा। बाकी चीज़ें जो है वो बाद में छोड़ देते हैं। अपनी राय लाजमी दीजिएगा।